देखिए सर, इस लेक्चर में हम LCR सर्किट उससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। मैंने कोशिश की है कि उसमें जितने कॉन्सेप्ट बनते हैं उसके सारे क्वेश्चंस को इंक्लूड करने की। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन एग्ज़ाम में आए हुए हैं। इससे पहले अगर आपने इससे पुराने लेक्चर नहीं देख रखे हैं तो प्लेलिस्ट बनी है, प्लेलिस्ट में जाके आप पुराने लेक्चर्स को देखिए। मैं स्टार्टिंग से करा रहा हूँ टेस्ट वाइज। ठीक है, ये मेरे ख्याल से 15 टेस्ट है, तो इससे पहले 14 टेस्ट और अपलोड कर चुका हूँ स्टार्टिंग से। ठीक है, तो आप ऐसा करिए, पहले उनको देखिए फिर इस पे आइए। और इसकी आपको PDF चाहिए, आप खुद डाउनलोड करके खुद करना चाहते हैं तो PDF डिस्क्रिप्शन में हमारे ऐप का लिंक है, वहाँ से PDF आपको, वहाँ जो कोर्स चला रखा है दूरसंचार का मैंने, उसमें फिजिक्स वाला जो सेक्शन है ना, उसमें से आप डाउनलोड कर सकते हैं। फिर टेस्ट एक टॉपिक डाला होगा, उसमें फोल्डर बना होगा टेस्ट वाला, कोई भी उसको अपलोड कर सकता है, वो फ्री है सबके लिए। ठीक है, जिसने टेस्ट नहीं लिया है वो भी उसको अपलोड कर सकता है। बाकी ये आपका दोनों में काम आएगा, ये जो है ना, ये आपका दोनों, मतलब यहाँ पे दूरसंचार और दूसरा क्या है, लैब असिस्टेंट, दोनों में काम आएगा ये क्वेश्चन। मतलब ये जो टॉपिक है, देखिए इन LC सर्किट है खाली। LC सर्किट में एनर्जी जो होती है ना सर, एनर्जी L जो होती है मैग्नेटिक फॉर्म में और C जो होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में प्रयुक्त होती है। मतलब ये LC सर्किट में ये होता है, आपको पता ही है, ये हमने टेस्ट उसमें भी पढ़ रखा है इसकी थ्योरी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। इन ए गिवन सर्किट करंट I एंड अप्लाइड वोल्टेज V हैव द फेज रिलेशन इतना। ठीक है, ये दे रखा आपको क्या होगा, वो जो फेज रिलेशन इन दोनों के बीच में होगा, क्या होगा ये बताना है आपको। कैसा होगा वो फेज का रिलेशन, आपको चेक करके बताना है। तो ये सर्किट आप देख रहे हैं, एक कॉइल है और एक रेजिस्टेंस है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, RL टाइप का सर्किट है। RL ही तो है, RL सर्किट है ना, RL सर्किट है, जिसमें मतलब LR सर्किट है। तो LR सर्किट में ये वाला क्वेश्चन है। LR सर्किट में आप जानते हैं फेज निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होगा, tan phi बराबर क्या होगा सर, ओमेगा L अपॉन R। अब मैं सीधे वैल्यू रखता हूँ, ओमेगा की वैल्यू कितनी है 50 इंटू L की वैल्यू कितनी है सर 40 इंटू 10⁻³ हेनरी होगी है, ये हेनरी में आएगी, वो मिली हेनरी दे रखी है। और ये तो 2 दिया ही है, ये 2। ठीक है, ये 25 चक को 100 हो जाएगा ना, 100 का मतलब 1 0 और बढ़ जाएगा। ठीक है, 2 से 25 कटेगा और ये 100 1 0 और 10 की पावर 3 को नलीफाई करके 1 दे देगा। तो tan phi की वैल्यू 1 का मतलब phi इज इक्वल टू क्या होता है सर, π/4 हो जाएगा। π/4 पे तो होगी, tan phi इज इक्वल टू 1 आ रहा है, tan phi इज इक्वल टू क्या आ रहा है 1 आ रहा है, तो π/4 आ रही है। ठीक है, और आपको पता है वोल्टेज और करंट का रिलेशन क्या होता है LR सर्किट में, यही तो पता करना है, इसमें क्वेश्चन ही यहीं से बनता है। ठीक है, मैंने आपको जब भी पढ़ाया था तब भी बताया था आपको। तो होगा क्या कि I पीछे होगी ना आपके पास, I V से π/4 पीछे होगी ना, करंट जो होगी पीछे होती है यहाँ पे। इसका मतलब I लैग V/π/4। ठीक है, पीछे होती है, लीड नहीं करती है करंट, वो पीछे रहती है। ठीक है, LR सर्किट में तो क्या हो जाएगी, I लैग बाई V कितना, π/4 एंगल पे, फेज इतने का होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। इफ़ RMS वैल्यू, ये जो लिखा रहता है ना पोटेंशियल ही होती है, यहाँ पे पोटेंशियल दिया रहता है आपको। ठीक है, जो लगा रहता है, RMS वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एंड ऑफ रेजिस्टेंस कैपेसिटर एंड इंडक्टेंस इतना दे रखा है। ठीक है, तो आपसे क्या निकलवाने के लिए कह रहा है, द वैल्यू ऑफ E0 की वैल्यू निकलवा रहा है। VR दे रखा है सर, RMS वैल्यू दे रखी है, VR 6 वोल्ट दे रखा है, VL दे रखा है आपको 16 वोल्ट। ये तो कह रहा है, देखो RMS वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस एंड इंडक्टेंस L होता है, वो 16 दिया है, और कैपेसिटेंस मतलब VC की जो वैल्यू दे रखी है वो कितनी दे रखी है 8 वोल्ट ना, ये दिया देखो, ये ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। तो वोल्टेज की अगर हम बात करें, द वैल्यू ऑफ E0 निकालना है ना मुझे, E0 टोटल निकालेंगे तो E0 मतलब V ही कहूँगा, तो टोटल वोल्टेज कितनी हो जाएगी, अंडर रूट ऑफ फॉर्मूला क्या बनता है, VR का स्क्वायर
प्लस वी एल माइनस वी सी का होल स्क्वायर, यही होता है किसके लिए, ये एल सी आर सर्किट के लिए। आर ये इस तरीके से है ना, ये आपका आर है, यहाँ कैपेसिटर है, यहाँ पे इंडक्टेंस है, ठीक है, कॉइल मतलब कॉइल इस तरीके से, ठीक। तो ये ईएमएफ सोर्स होगा, यहाँ पे ईएमएफ सोर्स ई साइन ओमेगा टी होता है ना, ई बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी, ये तो होता है शायद, ठीक है। तो ये फॉर्मूला लगाऊंगा मैं, तो वैल्यू रख दो आप, 6 का स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8 का स्क्वायर, 100 आएगा शायद, ये 100 का मतलब 10, ठीक है, 10 वोल्ट का ईएमएफ होगा इसमें, ठीक है। वैल्यू ऑफ ई नॉट कह रहा ना, तो 10 वोल्ट हो जाएगा इसमें, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, रिजोनेंस की बात कर रहा है सर, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है एट द रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी सर्किट कंटेनिंग क्या, एलसीआर सर्किट। एलसीआर सर्किट आप जब बनाते हैं तो ये एल हो गया, ये आपका सी हो गया, ये आपका आर हो गया। तो आपको पता है एलसीआर सर्किट में द वोल्टेज एंड करंट विल बी इन सेम फेज, ठीक है। किस में, एट रिजोनेंस, ये ध्यान दीजिएगा, एट द रिजोनेंस की फॉर्म, जब रिजोनेंस की हम बात करते हैं, वोल्टेज और करंट जो होते हैं उस केस में एलसीआर सर्किट में सेम फेज पे होते हैं, ठीक है। अब रिजोनेंस वाली प्रॉपर्टी भी बताता हूँ, उस पर भी क्वेश्चन हमने लिया है इसमें, रिजोनेंस का भी देखिए, उस पर भी आते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन एलसी सर्किट में, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन पूछ रहा है, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन एलसी सर्किट, द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन इन एलसी सर्किट। फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन इन एलसी सर्किट हम रेजोनेंस के केस में लेते हैं, तो रेजोनेंस में क्या होता है, एक्स एल और एक्स सी दोनों बराबर होते हैं सर। तो उस केस में हमारे पास ओमेगा एल बराबर 1/ओमेगा सी कंडीशन मिल जाती है, ठीक है। तो ओमेगा स्क्वायर जब आप निकालोगे तो 1/LC, इट मीन्स ओमेगा की वैल्यू 1/√LC होती है। ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, 1/√LC, और ओमेगा मतलब 2π/T। 2π/T को क्या लिख सकता हूँ मैं, 2π/T का मान कितना है, ये है 1/√LC। तो आपको क्या निकालना है, फ्रीक्वेंसी निकालनी है ना इसकी, 2π/T इतना। तो जब आप फ्रीक्वेंसी निकालोगे, 1/T को फ्रीक्वेंसी कहते हैं, तो f बराबर 1/2π√LC, ये आपको याद भी होगा, 1/2π√LC होती है, आवृत्ति जो होगी वो इतनी होगी, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमसे, बैंड विड्थ, ये आपको पता होना चाहिए, बैंड विड्थ क्या मेजर करती है, शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस को मेजर करती है। बैंड विड्थ किसको मेजर करती है, शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस को। अब अगला क्वेश्चन भी उसी रेजोनेंस पे ही बेस्ड है, देखिए, इन एलसीआर सर्किट रेजोनेंस अकर एट, अभी तो बताया रेजोनेंस, एलसीआर सर्किट पे रेजोनेंस की बात आप करेंगे तो उस केस में सर एक्स एल बराबर एक्स सी होता है रेजोनेंस के केस में, तो इसका मतलब ओमेगा एल जो होगा 1/ओमेगा सी के बराबर हो जाएगा। तो ये ऑप्शन दिया है रेजोनेंस पे ओमेगा एल, और इससे जस्ट ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने किया था, तो रेजोनेंस की स्थिति में ओमेगा एल बराबर 1/ओमेगा-सी होता है, ठीक है सर। अगला क्वेश्चन करते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा, अगला क्वेश्चन लेते हैं हम जी। A coil of inductance 0.4 millihenry is connected to conductor of capacity 400 माइक्रोफेरेड, माइक्रोफेरेड नहीं, माइक्रोफेरेड होगा ये, 400 माइक्रोफेरेड, 400 माइक्रोफेरेड ना जी, 400 माइक्रोफेरेड, माइक्रोफेरेड क्यों लिखा यार, ठीक है। तो माइक्रो उसको फेरेड में कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें, माइक्रोफेरेड। फ्रीक्वेंसी ऑफ सर्किट विल बी, सर्किट की फ्रीक्वेंसी निकालनी से, तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला पहले पता होगा आपको, f बराबर अभी तो हमने निकाला था 1/2π√LC होता है, तो आप रख दो,
एफ बराबर कितना हो जाएगा 1/2 इंटू 3.14 इंटू अंडर रूट ऑफ एल कितना है सर 4 इंटू 10⁻, ये है ना एल। इसको कैसे लिख दूंगा मैं 4 इंटू 10⁻⁻4 कर दूंगा। ये 0.4 था ना, एक -3 तो यहाँ होगा, एक पॉइंट यहाँ से हो जाएगा -4 इंटू 10⁻³ होगा एक्चुअली ये। तो उसको हम क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 10⁻³ लिख सकते हैं ना, इंटू अगला कितना 400 इंटू 10⁻⁻ कितना -12 आ जाएगा। अब देखो ये 4 चौको 16 हो गया, उससे बाहर कितना आ जाएगा 1/2 इंटू 3.14 इंटू 16, 4 दे देगा बाहर। अब जब आप ये 100 बचेगा एक, और 100 जब आप इसकी बात करेंगे तो ये 2 कितना हो जाएगा आपके पास -2 हो जाएगा। -2 का मतलब ये -14 हो जाएगा। -14 10 की घात 14 है, तो 10 की घात -7 हो जाएगा। 10 की घात क्या हो जाएगा -7 हो जाएगा। तो क्या मैं इसको 10⁻7/2 इंटू 4 इंटू 3.14 लिख दूँ। जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये लगभग आएगा 3, आप खुद चेक करना इसको 397.5, ठीक है। किस में आएगा ये किलो हर्ट्ज में, किलो हर्ट्ज में 390.75 किलो हर्ट्ज में इसकी वैल्यू आपको मिल जाएगी। 397.5 किलो हर्ट्ज, ठीक है, ये इसका आंसर मिलेगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं सर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए। इन LCR सर्किट द इम्पीडेंस एट रेजोनेंस इज। LCR सर्किट में इम्पीडेंस एट रेजोनेंस, इम्पीडेंस निकालना है सर। आप जानते हैं इम्पीडेंस को जेड से डिनोट करते हैं और उसकी वैल्यू कितनी होती है R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। अभी हमने यही वोल्टेज के फॉर्म में ऊपर यूज किया था, ठीक है। तो इन केस ऑफ रेजोनेंस के केस में XL बराबर XC होता है। तो जो इम्पीडेंस आ जाएगा Z बराबर कितना हो जाएगा √R², दैट इज इक्वल टू R। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर। इम्पीडेंस किसके बराबर हो जाएगा रेजोनेंस के केस में, R के बराबर आपको मिल जाएगा। कैसे कह रहे हैं हमने ये लगाया ना, फॉर्मूला लगाया, उसको सॉल्व करके निकाला तो इम्पीडेंस इतना हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। द रेजोनेंस इन द रेजोनेंस कंडीशन। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन द रेजोनेंस कंडीशन, रेजोनेंस की स्थिति में LCR सर्किट में पावर फैक्टर आपको निकालना है सर, ठीक है। पावर फैक्टर की वैल्यू निकालनी है किस में, LCR सर्किट में। पावर फैक्टर के लिए हमने पढ़ रखा है cos ऑफ फाई की जो वैल्यू आती है R/Z होगी, और रेजोनेंस की स्थिति में अभी हमने ऊपर पढ़ रखा है Z और R बराबर होते हैं LCR सर्किट में। तो cos फाई की जो वैल्यू आ जाएगी R/R दिस इक्वल टू 1। तो वो कितना होगा रेजोनेंस की स्थिति में, इसमें जो आपका पावर फैक्टर की वैल्यू हो जाएगी, ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, ध्यान दीजिएगा। रेजोनेंस की स्थिति में LCR सर्किट में जो पावर फैक्टर की वैल्यू हो जाएगी सर, वो कितनी हो जाएगी 1 के बराबर आ जाएगी। पावर फैक्टर की वैल्यू जो आ जाएगी वो किसके बराबर आ जाएगी 1 के बराबर आ जाएगी, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा LCR सर्किट के लिए। हमने LCR सर्किट और जितने भी AC करंट में जो थे 3 तरीके के होते हैं ना। LCR सर्किट होता है, पहले हम उसको अलग से जोड़ते हैं। अलग से मतलब ये हुआ, अगर आपने पढ़ा है तो एक बार इसको रिवाइज ज़रूर कर लीजिएगा आप। जब हमारा सर्किट में खाली क्या जुड़ा रहता है, कैपेसिटर जुड़ा रहता है ना, कैपेसिटर जुड़ा रहता है, तो उस केस में कैपेसिटर जुड़े हो, जब खाली कैपेसिटर जुड़ा होगा, सर्किट इस तरीके से बना होगा, एक कैपेसिटर जुड़ा होगा या AC जुड़ा रहता है, तो उस केस में जो इसका पिक्चर बनता है वो ये EMF का और ये आपके पास ये करंट की बनती है, ठीक है। ये आपका EMF का है और ये आपका करंट का है। अब आप देखिए हो क्या रहा है इसमें, करंट और EMF के बीच में कैसा रिलेशनशिप मिल रहा है। जब खाली C जुड़ा रहता है तो आपका करंट आगे होती है, ठीक है। π/2 जो आपके पास अल्टरनेटिंग करंट होती है ना, ये करंट के लिए है, I के लिए, ये वाला ग्राफ जो है I के लिए कह रहा हूँ। तो जब खाली C जुड़ा रहता है तो करंट I जो होती है
करंट आई जो होती है π/2 एंगल जो होती है सर आगे होती है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। कब? जब आपके पास खाली सी जुड़ा रहता है। उसके बाद अगर हम सी की जगह पे जो हमारे पास जो भी सर्किट है उसमें अगर हम क्या जोड़ दें, अगर हम सी सर्किट की जगह पे एल जोड़ दें और आर जोड़ दें तो क्या क्या कंडीशन होती है हमने सब पढ़ा था। ठीक है, सी पे तो ये कंडीशन होती है, और जब आपने आर जोड़ा था तो आर जोड़ने पे क्या होता था, और एल जोड़ा था तो एल जोड़ने पे क्या होता था। अगर आप खाली एल जोड़ते थे ना कॉइल को, ये EMF आपका अल्टरनेटिंग करंट EMF है, तो इस केस में ये ग्राफ आपका इस तरीके से बनता है। ये E का ग्राफ है और आपका ये होता है पाई करंट का। भाई इतना ही बता रहा हूँ आपको। अब आप खुद देखिए, E बराबर E0 साइन ओमेगा टी, I बराबर I0 साइन ओमेगा टी माइनस π/2। ये पीछे रहती है करंट, यहाँ करंट रहती है, जो कैपेसिटर होता है उसमें करंट आगे रहती है, इंडक्टर जो होता है उसमें करंट पीछे रहती है, वोल्टेज से पीछे रहती है। ठीक है, जब आप इससे आगे जब पढ़ते हैं R और C की बात करते हैं, सॉरी खाली R की बात करते हैं, इसमें EMF को आपने जो लगाया अल्टरनेटिंग करंट EMF, तो यहाँ पे दोनों क्या होती हैं, दोनों के दोनों सेम फेज पे होती हैं, उनके बीच में फेज डिफरेंस नहीं होता है। कब फेज डिफरेंस 0 आएगा, मतलब दोनों एक साथ ही स्टार्ट होंगी। किसमें? जब हम बात किसकी करते हैं, खाली R की बात करते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से हमने फिर बाद में पढ़ा था कि LR सर्किट क्या होगा, RC सर्किट क्या होगा और LCR सर्किट क्या होगा, तो उसमें फेज डिफरेंस के बारे में सारी चीज़ें पढ़ी थी। पावर फैक्टर क्या होता है ये भी पढ़ा था। पावर फैक्टर के बाद हमने ये Z की वैल्यू कैसे निकालते हैं Z भी पढ़ा था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको पहले देखनी पड़ेंगी, तब जाके आप इसके क्वेश्चंस को कर पाएंगे। ठीक, और ये कंडीशन तो आपको अभी मैंने बताई, दोबारा समझाने की कोशिश करता हूँ। रिजोनेंस की स्थिति में जो होता है ना, ओमेगा XL की जो वैल्यू होती है वो XC के बराबर होती है। तो इसका मतलब आप जब ओमेगा L कहेंगे 1/ओमेगा C के बराबर आएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ओमेगा स्क्वायर 1/LC बन जाएगा आपका। तो ओमेगा की वैल्यू निकालो तो 1/√LC आता है, वो ओमेगा का मान जो आएगा ना, ओमेगा बराबर 1/√LC आएगा सर। ठीक है, यहाँ से फ्रीक्वेंसी ओमेगा कितना होता है, 2πf होता है। 2πf बराबर 1/LC आया, तो f की फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आप कैसे निकाल सकते हैं, 1/2π√LC। यही तो यूज़ किया था अभी हमने। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसमें रेजोनेंस पे इस तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक, और एक वर्ड आता है अभी, रेजोनेंस कर्व आती है, एक रेजोनेंस कर्व बनती है ना, वो रेजोनेंस कर्व को अगले लेक्चर में मैं डिस्कस करूँगा, रेजोनेंस कर्व का यूज़ क्या है। और क्वालिटी फैक्टर तो हमने पढ़ा है, क्वालिटी फैक्टर भी पढ़ रखा है, क्वालिटी फैक्टर कैसे निकालते हैं, तो ये सारी चीज़ें ही इसमें बनती हैं। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस और इसके एक लेक्चर में और लूँगा मैं। तो LCR सर्किट से आपके इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये एग्ज़ाम में ही आए हुए क्वेश्चन हैं। आगे जो और क्वेश्चन आते हैं वो भी इसी फॉर्मेट में आते हैं सर।